हेलो दोस्तों। अब तक आपने सुना निहाल अन्नू को समझाने की कोशिश करता है और अन्नू का लहजा कुछ नर्म भी होता है राहुल के लिए। मगर तभी अन्नू के पास हॉस्पिटल से फ़ोन आता है और वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। अब आगे निहाल और अन्नू टैक्सी में बैठकर सिटी हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। अन्नू कुछ परेशान दिख रही थी, हालांकि परेशान तो निहाल भी था कि आखिर हुआ क्या है। इस तरह अचानक एक अनजान शहर में फ़ोन आना और हॉस्पिटल बुलाया जाना उन दोनों को ही हैरान किए जा रहा था और ये कुछ डरावना भी था। मगर निहाल ने अपनी परेशानी को छुपाते हुए अन्नू को सहज करने की कोशिश की। अन्नू, हो सकता है ये एक रॉन्ग नंबर हो, बस तुम परेशान मत हो, सब ठीक है, निहाल ने अन्नू को संभालते हुए कहा था। ईश्वर करे ये रॉन्ग नंबर ही हो, अन्नू ने हाथ जोड़कर कहा। निहाल खुश था कि आज पहली बार अन्नू एकदम नॉर्मल बर्ताव कर रही थी। शायद निहाल की बातों का अन्नू के दिमाग पर अच्छा असर हुआ था। थोड़ी देर में सिटी हॉस्पिटल सामने था। निहाल ने टैक्सी के पैसे चुकाए और दोनों रिसेप्शन की तरफ बढ़ चले। जी, हमें यहाँ से फ़ोन आया था, निहाल ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। आपका नाम? रिसेप्शन पर बैठी महिला ने निहाल से पूछा। जी, फ़ोन अन्नू के पास आया था, अन्नू रावत, निहाल ने बताया। ओह अच्छा, अन्नू, ओके रुकिए, महिला ने कहा और सामने रखे कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगी। कुछ ही देर में उस महिला ने निहाल से कहा, 3rd फ्लोर पर आईसीयू है, आप वहां चले जाएं, आपके पेशेंट वहीं एडमिट हैं। क्या पेशेंट? कौन पेशेंट? आप साफ साफ बताएं, निहाल ने परेशान होते हुए पूछा था। मगर अन्नू आईसीयू का नाम सुनते ही लिफ्ट की तरफ बढ़ चुकी थी। अन्नू, अन्नू, निहाल अन्नू को आवाज़ देते हुए उसके पीछे दौड़ा। वो दोनों लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर पहुंचे और आईसीयू के सामने पहुंचकर निहाल ने डॉक्टर से बात की। फिर कुछ परेशान सा अन्नू के पास आया और उसको बेड नंबर 4 तक ले गया। अन्नू एकदम से रो पड़ी थी, मशीनों में उलझा हुआ, सर पर बहुत सारी पट्टियां बांधे, मशीन की बीप बीप के साथ धड़कते हुए दिल को लिए, आंखों को मूंदे राहुल बेड पर लेटा हुआ था। अन्नू राहुल के सीने पर सर रखकर रोती चली गई थी। जी हाँ राहुल, सही सुना आपने। असल में जब निहाल अन्नू को लेकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ा था, तब राहुल का दिल नहीं माना और वो कमरे में बोर भी हो रहा था। तभी वो उनके पीछे चला आया था। मगर उस वक्त अन्नू ने राहुल की सारी पुरानी बातें बताते हुए निहाल से कहा था, मैं उससे नफरत करती हूँ। राहुल जानता तो पहले से ही था कि अन्नू शायद उससे नफरत करती है, मगर जब उसने खुद अन्नू के मुंह से ये सुना और अपने शायद को यकीन में बदलते देखा तो राहुल का दिल टूट गया। वो जैसे अपने आपे में ही ना रहा था और वो निहाल के अन्नू को समझाने के बाद अन्नू के नर्म लहजे को देखने से पहले ही वहाँ से चला गया था और सड़क पर बेसुध सा चला जा रहा था जब उसको एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी थी। लोगों ने उसको उठाया और हॉस्पिटल पहुंचा दिया था और उसके फ़ोन में अन्नू का नंबर सबसे पहले था, तो हॉस्पिटल वालों ने उसको फ़ोन करके हॉस्पिटल आने को कहा था। अन्नू बहुत देर राहुल को पकड़कर रोती रही। निहाल ने उसको शांत करना चाहा, मगर वो बस रोए जा रही थी। आप पेशेंट को आराम करने दें, इनकी हालत बहुत सीरियस है, डॉक्टर ने आकर बताया। मगर डॉक्टर, ये कैसे हुआ? निहाल ने पूछा। इनको जो लेकर आए थे उन्होंने बताया कि इनकी सड़क पर कार से टक्कर हो गई थी, इनके सर में काफ़ी चोटें आई हैं, ये 24 घंटे इनके लिए बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर ने सारी बात बताई। अन्नू तो रो रो कर बेसुध हो चुकी थी। उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि राहुल इस तरह उससे दूर हो जाएगा। वो बहुत डरी हुई थी, बार बार निहाल से पूछती, राहुल को कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा ना उसे। निहाल खुद भी परेशान था, मगर अन्नू को दिलासा देता, नहीं अन्नू, कुछ नहीं होगा तुम्हारे राहुल को। अन्नू को ये सुनकर कुछ तसल्ली तो मिलती, मगर इन 24 घंटों में कितनी ही बार राहुल की तबीयत बिगड़ी और डॉक्टर भागते हुए आते, कुछ मशीनें और लगाई या हटाई जाती
कुछ इंजेक्शन दिए जाते और राहुल फिर बेहोश हो जाता। अन्नू हर बार ऐसा होने पर ईश्वर से मन में प्रार्थना करती, इस बार और बचा लो मेरे राहुल को। 22 घंटे बीत चुके थे। अब राहुल की हालत कुछ स्थिर थी, मगर होश अभी भी नहीं आया था। डॉक्टर ने आकर उसको चेक किया और निहाल से बोला, अब इनका होश में आना बहुत ज़रूरी है, वरना दिमाग पर लगी चोट की वजह से ये कोमा में जा सकते हैं, शायद लाइफ लॉन्ग कोमा। अन्नू ने डॉक्टर की बात सुन ली थी। उसने राहुल को पकड़ के रोना शुरू कर दिया। उठो राहुल, देखो तुम्हारी अन्नू तुम्हारे पास आई है। तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुमसे बात करूं, पहले की तरह हंसूं मुस्कुराऊं। देखो मैं हंस रही हूं, देखो ना राहुल। अन्नू ने आंखों में आंसू लेकर हंसते हुए कहा, मगर राहुल के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। निहाल जो पर्दे के उस तरफ खड़ा होकर डॉक्टर से बातें कर रहा था, उसने अंदर आकर अन्नू को बेतहाशा रोते देखा तो उसका हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर ले जाने के लिए उठाया, मगर तभी अन्नू का हाथ धीमे से राहुल ने पकड़ लिया था। अन्नू ने चौंक कर देखा तो राहुल के हाथ में हरकत होते देख कर वो राहुल की तरफ मुड़ी और उसको पुकारा, राहुल राहुल आंखें खोलो, प्लीज़ मुझसे बात करो। बहुत सताया ना मैंने तुम्हें, मुझे माफ़ कर दो राहुल, मगर मुझे ये सज़ा तो मत दो। राहुल की आंखें खुलती हैं, वो अन्नू की तरफ देखकर मुस्कुराता है और धीमे से अन्नू का नाम लेता है, अन्नू। निहाल जो वहाँ खड़ा होकर सब देख रहा था, वो उन दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देता है। ये उनका वक्त था जो उन दोनों के लिए था, इसमें किसी तीसरे की जगह नहीं थी। राहुल ने अपने हाथ जोड़कर अन्नू से इशारों में माफ़ी मांगनी चाही, मगर अन्नू ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं राहुल, ऐसा मत करो। तुमने जो किया था वो अनजाने में किया था, इसका एहसास मुझे निहाल ने करवाया। उस रात तो तुम्हें पता ही नहीं था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर तुम्हें पता होता तो तुम कभी वो सब ना करते। ये कहते हुए अन्नू राहुल के गले से लग गई थी। राहुल ने भी अन्नू को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया था। गलतफहमियों और नाराज़गी के बादल छट चुके थे और आने वाली खूबसूरत जिंदगी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। अन्नू भी राहुल से गले लगकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी। बस यही तो चाहिए था उसको। राहुल भी अन्नू को गले से लगाए खुश था कि उसकी अन्नू उसको वापस मिल गई। कुछ देर बाद निहाल डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने राहुल को देखा और निहाल को राहुल की कंडीशन बताई। डॉक्टर ने एक सर्जरी करने को कहा था। सर्जरी के बाद कुछ दिन में ही राहुल सही होने लगा था। असल में उसकी दवा डॉक्टर के पास नहीं, अन्नू के पास थी, अन्नू का प्यार। अन्नू फिर से एक बार राहुल का पहले की तरह ख्याल रखने लगी थी। उसकी दवा, उसका खाना पीना, हर एक चीज़ का ख्याल अन्नू रखती। राहुल को कब क्या चाहिए ये अन्नू को पहले से पता होता था। कुछ ही दिनों में राहुल को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और वो वापस घर आने के लिए आज रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। निहाल भी उनके साथ ही था, वो भी अब घर जा रहा था। हाँ, उसकी ट्रेन अलग थी जो अन्नू की ट्रेन के बाद आने वाली थी। तभी ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आई। निहाल ने अन्नू और राहुल को ट्रेन में बिठाया और बाहर जाने लगा। तभी अन्नू ने पीछे से उसको पुकारा, निहाल रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अन्नू ने आवाज़ दी और राहुल को सीट पर बिठाकर बाहर आई। हाँ बोलो अन्नू, क्या कहना है? निहाल ने कहा। निहाल, मुझे तुमको थैंक यू बोलना था। अगर तुमने मुझे ना समझाया होता, राहुल के अंदर आए बदलाव को देखने में मदद ना की होती, अगर तुमने मेरे दिल में दबे हुए प्यार को वापस जगाने में मदद ना की होती, तो शायद आज भी मैं खामोश सी खड़ी होती और राहुल से दूर होती चली जाती। आज हम दोनों एक साथ हैं तो बस तुम्हारी वजह से, अन्नू ने कहा। निहाल हंसने लगा और कहने लगा कि कमाल हो तुम दोनों पति पत्नी। होटल से निकलते हुए राहुल भी ऐसा ही कुछ कह रहा था, थैंक यू एंड ऑल। और अब तुम, ये तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं अपनी सबसे प्यारी दोस्त की मदद करूं। अरे हाँ, वो हमारे क्लास की पतली दुबली सी लड़की रोहिणी,
उसकी शादी किसी मोटे लड़के से नहीं हुई है। कभी वो मिले तो पूछने मत लग जाना, निहाल ने कहा। क्या? तो क्या वो झूठ था? अन्नू ने कहा। हाँ, तुमसे बात शुरू करने का कुछ तो बहाना चाहिए था, वरना तुम्हारा दिमाग कैसे ठीक होता? निहाल ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। अन्नू ने बनावटी गुस्से से निहाल को देखा और फिर दोनों के ठहाकों की आवाज़ हवा में गूंज उठी। राहुल ने अन्नू को ट्रेन की खिड़की से देखा। इस तरह हंसते हुए अन्नू को उसने बहुत दिनों बाद देखा था। वो खुश था और ईश्वर का शुक्र अदा कर रहा था कि उसकी अन्नू उसे वापस मिल गई है। तभी ट्रेन के हॉर्न की एक बार फिर आवाज़ आई। ये ट्रेन चलने का इशारा था। अन्नू फौरन ट्रेन में चढ़ गई और ट्रेन चल पड़ी। निहाल अन्नू को तब तक देखता रहा जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गई। 2 साल बाद अनु हॉस्पिटल में दर्द से तड़प रही थी और राहुल बाहर टहल रहा था। अरे डरिए मत, अनु को कुछ नहीं हुआ था। वो तो आज से मातृत्व का सुख भोगने वाली थी। जी हाँ, मनाली से आने के बाद राहुल ने अनु को शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाया था और उन्होंने उसका इलाज शुरू किया था। 1 साल के इलाज के बाद वो फिर से एक बार प्रेग्नेंट हुई थी और इस बार राहुल ने उसका खूब ख्याल रखा। उसके लिए दिन रात एक कर दिए थे। अनु की सबसे बड़ी खुशी थी माँ बनना। एक नन्ही सी जान उसको माँ कहकर पुकारे, ये उसकी ख्वाहिश थी। नर्स ने कुछ देर बाद एक नन्ही सी गुड़िया को राहुल की गोद में लाकर रखा था। राहुल खुश था, बहुत खुश था। पापा बनने की खुशी तो थी ही, साथ में ये खुशी उससे भी ज्यादा थी कि अन्नू की ख्वाहिश पूरी हो गई। यहाँ तक कि मनाली से आने के बाद उसने अपनी माँ का घर भी छोड़ दिया था, क्योंकि वो राहुल की दूसरी शादी करवाने पर अड़ी हुई थी। उनको पोता जो चाहिए था। नन्ही परी के आ जाने के बाद उन दोनों की जिंदगी का अधूरापन भी खत्म हो गया था। दोनों बहुत खुश थे। अनु को वार्ड में शिफ्ट किया गया। राहुल ने अनु से मिलकर उसका माथा चूमा और अन्नू की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। अब ना उसकी जिंदगी में वो 10 बजे वाला नियम था और ना ही पति और सास की क्रूरता। बस था तो अपने जीवन साथी का बहुत सारा प्यार और देखभाल। अब वो टूटी चूड़ियाँ हाथों में सजने लगी थी। तो दोस्तों, ये थी अन्नू की कहानी, जो अब यहीं पर ख़त्म होती है। हमारी अगली कहानी है दाग, जिसमें आप सुनेंगे किस तरह एक लड़की के चेहरे पर पड़े बदसूरत दागों ने उसकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना दिया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई और आप अगर हमारी अगली कहानी दाग को सुनना चाहते हैं। और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तब तक के लिए स्नेह और आभार बना रहे। धन्यवाद।